हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास यहाँ होने वाली है बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर थर्ड हो रहा है। और लास्ट के जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने कंसल्ट किया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था, इंट्रो पार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स का। यूनिट नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें हमने थोड़ा सा आपसे कन्वर्सेशंस किया था। चूँकि ये लाइव सेशन है नहीं तो मैं आपसे क्वेश्चंस वगैरह तो डिटेल से कुछ कर नहीं सकता, क्रॉस क्वेश्चंस। बाकी ये है कि जो ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं इसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले इंट्रो पार्ट देखा, फिर क्लासिफिकेशन हुआ, नोमेनक्लेचर हुआ, फिर हमने थोड़ी सी इसकी और डिटेल्स पढ़ी। मैंने उसको रिकॉल भी किया था नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हमने पढ़ा था कि किसी निम्नतर एल्डोस का उच्चतर एल्डोस में परिवर्तन, कि कोई भी एल्डोस हो, कोई भी लोअर एल्डोस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एल्डोट्रायोस है या कोई एल्डोट्रेट्रोस है, तो एल्डोट्रेट्रोस का एल्डोपेंटोस में हो सकता है, एल्डोपेंटोस का एल्डोहेक्सोज में हो सकता है। तो किसी भी निम्नतर एल्डोस का उच्चतर एल्डोस में जो परिवर्तन होगा उसके लिए 2 मेथड हमने काम में लिए थे, जो सेकंड वीडियो हमारा था। एक तो था क्लियनी संश्लेषण, दूसरा है आरोहण की, जो कि असेंडिंग ऑर्डर चलेगा, इसमें बढ़ता हुआ क्रम है, इसलिए आरोहण की दूसरी विधि के रूप में काम में लेते हैं साउडन मेथड। साउडन जो विधि थी उसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन क्लियनी संश्लेषण का जो वीडियो अपलोड किया गया था, अगर उसमें से किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो मैं एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उसको रिकॉल कर रहा हूं। रिकॉल करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि किसी को कोई वीडियो मान लीजिए देखने से रह गया है तो एक बार वो रिकॉल करने से उसके माइंड में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ, लास्ट वीडियो में क्या हुआ था। बाकी डिटेल तो उस वीडियो से आपको मिल ही जाएगी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पोर्शंस आपका क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वैसे मैंने देखा है वीडियोस पे आपके व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, कोई कमेंट सेक्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कमेंट सेक्शन। स्पेशली पंकज को तो मैं बोलूंगा कि पंकज अगर वीडियो नहीं देख रहा तो कोई मतलब नहीं है। निम्नतर एल्डोस का उच्चतर एल्डोस में परिवर्तन, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। पहला मेथड हमने लिया था क्लियनी संश्लेषण। जो क्लियनी संश्लेषण था इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा आज। उस दिन मैंने डिटेल से बताया था, आपको कुछ ट्रिक्स याद रखनी है। जो क्लियनी संश्लेषण होता है इसमें एक निम्नतर एल्डोस को उच्चतर एल्डोस में हम कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें जो एक निम्नतर एल्डोस उच्चतर एल्डोस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्ट जो करवाते हैं किसी निम्नतर एल्डोस की, वो हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण से करवाते हैं। यानी किसी निम्नतर एल्डोस को जब HCN के मिश्रण के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो उसके साइनोहाइड्रीन बनते हैं। और साइनोहाइड्रीन के बनने में चूंकि निम्नतर जो एल्डोस था उसके एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह वो सममित कार्बन परमाणु वाला होता है, तो इसमें निम्नतर एल्डोस के सममित कार्बन का उसके साइनोहाइड्रीन के बनने में असममित कार्बन में परिवर्तन होने से 2 प्रकार के प्रकाशिक समावयवों के बराबर बनने की संभावना बनी रहती है। इसलिए 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स वहां प्राप्त होंगे, 2 प्रकाशिक समावयव की वहां प्राप्ति होती है। अगर हम काम में लेते हैं कोई एल्डोपेंटोस, मैंने वहां काम में लिया था D+ अरेबिनोज। जब D+ अरेबिनोज लिया था तो क्लियनी संश्लेषण में उसकी क्रिया क्या हुई थी, शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। हमने वहां काम में लिया था CHOH का होल थ्राइस एंड देन CH2OH। कितने कार्बन हो गए? 3, 4 और 5 कार्बन का ये था। ये हमने लिया था D+ अरेबिनोज या कोई एल्डोपेंटोस, 5 कार्बन का है। तो ये जो एल्डोपेंटोस लिया था इसकी पहले क्रिया किससे करवाई थी हमने? HCN से। जब इसकी HCN से क्रिया हुई थी तो क्या बना था? साइनोहाइड्रीन। चूंकि ये कार्बन कैसा है? सममित, और सममित का परिवर्तन असममित में हो रहा है तो 2 प्रकाशिक समवाय बनेंगे। देखिएगा, एक तो बनेगा यहां पे क्या? HCOH एंड देन CN, साइनोहाइड्रीन बना, CHOH का होल थ्राइस एंड देन CH2OH। हुआ क्या था? H+ गया, कहां जाएगा? कार्बोनिल ऑक्सीजन पर। और CN समूह का कहां होगा? नाभिक स्नेह का आगमन। पहले आगमन कौन करेगा? CN-, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पर सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स नाभिक स्नेह योग अभिक्रिया संपादित करते हैं, इसलिए सबसे पहले अटैक जो होगा वो H+ का नहीं होगा, CN- का होगा, क्योंकि नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया का एग्जांपल है। CN- न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि नाभिक स्नेह उसी सेंटर पर आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या पाई जाती है? डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कार्बोनिल कार्बन पर है, Cn- वहाँ अटैक करेगा, अटैक करके Cn समूह जब आ जाएगा तो उस कंडीशन में चूंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट होगा। उसी स्थिति में H+ कहाँ जाएगा, H+ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की खोज के अंदर कहाँ पहुंच जाएगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन पर। क्लियर। तो यहां प्राप्त हो जाएगा हमें क्या, साइनोहाइड्रिन। चूंकि यहां OH समूह ऊर्ध्व कार्बन श्रृंखला के किधर है, जो एक कार्बन श्रृंखला होगी उसके राइट हैंड साइड में है। तो एक तो ये प्रकाशिक समूह बन सकता है जिसमें तल के या प्लेन के राइट हैंड साइड में अगर OH हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि OH किधर हो जाए। अगर इसका रोटेशन होगा तो रोटेशन में ये भी कंडीशन हो सकती है। जो रोटेशन की कंडीशन होगी उस रोटेशन में क्या बन सकता है, रोटेशन में ये भी हो सकता है CHOH का होल थ्राइस एंड देन CH2OH, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, असममित कार्बन है, दोनों ही एक दूसरे के प्रकाशिक समूह हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होती है। क्लियर, मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको रिप्रेजेंट कर चुका हूं। ये दोनों एक दूसरे के कौन से समाय होंगे, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते और एक दूसरे पर पूर्ण रूपेण अध्यारोपित भी नहीं होते हैं। क्लियर, फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा आपने, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे वो, ये एक दूसरे के क्या प्रतिबिंब रूप हैं, हम कह सकते हैं प्रतिबिंब रूप हैं। ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, प्रतिबिंब रूप है, परंतु ऐसे दर्पण प्रतिबिंब रूप जो एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं होते हो। हमने देखा कि OH H पर और H OH पर, ये OH H पर आ सकता है। तो हम ये देखेंगे कि ये समान समूह तो यहाँ है ही नहीं, डिफरेंट है। और इनका जब रोटेशन करवाया जाएगा तो आपने दो प्रकार के फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, एक तो पढ़े थे आपने विवरिम समावेश डाइस्टीरियो आइसोमर्स, और एक पढ़ा था एंशियोमर्स प्रतिबिंब रूप। तो क्लियर हो गया होगा, आप खुद समझ जाइएगा, बताने की मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप पढ़ चुके हो, सेकेंड ईयर भी हो चुके हैं। तो ये देखिएगा, सबसे पहले एल्डोपेंटोस की HCN से क्रिया करवाते हैं तो बनते हैं साइनोहाइड्रिन। अब बने हुए साइनोहाइड्रिन के हमने दोनों की रिएक्शन, जो कि कंपाउंड एक ही लेंगे, दोनों प्रकाशिक समान रूप है। अब इनकी हमने क्रिया करवा दी किससे, सबसे पहले इनको क्षारों के साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया तनु क्षार, और फिर या फिर अम्लों के साथ, अम्लों में हमने लिया H2SO4। तो इनको तनु क्षार तनु अम्लों के द्वारा जलपघटित जब करवाया जाएगा तो जलपघटन में आप देख सकते हैं, इनका जब जलपघटन करवाया गया HOH से तो क्या कंडीशन हुई, H2O का क्या कन्वर्जन, H+ आयन और OH- आयन। ठीक है, जब H2O से इसको जलपघटित करवाएंगे तो हम जानते हैं साइनाइडों के जलपघटन से क्या बनते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूं, साइनाइडों के आंशिक जलपघटन से एमाइड्स बनते हैं, और साइनाइडों के पूर्ण जलपघटन पर किसकी प्राप्ति होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्राप्ति होती है। अगर ये वाली स्ट्रक्चर हम काउंट करते हैं तो इससे क्या बनेगा, दोनों से एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर भी मैं बना सकता हूं, लेकिन दो अलग अलग प्रकाशिक समावेश रूप ले रहा हूं, इसलिए दोनों का हम अलग अलग डिराइव करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि इसकी भी हमने क्रिया करवाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड तनु क्षार ले लिया, इसके साथ इसको जलपघटित करवाया, तो जलपघटित करवाने पर क्या बनेगा, COOH एंड देन HCOH, देन CHOH का होल थ्राइस CH2OH। यहाँ भी क्या हो सकता है, वही बेरियम हाइड्रोक्साइड और तनु अम्लों के साथ इसको जलपघटित करवा दिया गया, तो हमने तो एक ही प्रोसीजर लगाया। यहाँ क्या बनेगा, क्षारीय जलपघटन अम्लीय जलपघटन की तुलना में शीघ्रता से होगा। यहाँ क्या आ गया, HCOH CHOH का होल थ्राइस एंड देन CH2OH। ठीक है, ये तो हो गया ग्लूकोनिक एसिड और ये हो गया मैनोनिक एसिड। क्यों, क्योंकि जो D+ अरेबिनोज था, इस D+ अरेबिनोज में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं, इसमें सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ये देखिएगा, ये है D+ अरेबिनोज। ठीक है, अब हमारे एक कार्बन बढ़ गया था, तो एक कार्बन बढ़ गया तो ये तीसरे नंबर के कार्बन पर OH कहाँ है, इसमें OH हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा दोनों में, चूंकि इसमें दोनों ही OH, सेकंड और थर्ड कार्बन के दोनों OH ग्रुप एक तरफ हैं, ये D+ मैनोज है, तो ये कहलाएगा आपके मैनोनिक एसिड, और ये कहलाएगा आपके ग्लूकोनिक एसिड। तो बने हुए साइनोहाइड्रिन के जलपघटन से क्या बनते हैं, एल्डोनिक एसिड बनते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इस एल्डोनिक एसिड को हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या हुआ, कंडीशन कार्बोक्सिलिक समूह के निकटवर्ती अल्फा बीटा एंड देन गामा, तो क्या बन जाएगा, गर्म करने पर एक जल अणु निष्कासित होगा, गामा इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ओपन करूं इस स्ट्रक्चर्स को, तो उस स्ट्रक्चर्स को हम ओपन कर देते हैं।
उसको कम्प्लीटली मैं ओपन कर देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाएगा। ये कंडीशन थी यहाँ पे, अलग से बता देता हूँ आप लोगों को क्योंकि कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। ये लीजिएगा, ये तो आपके ग्लूकोनिक एसिड है, ये देखिएगा COH एंड देन HCOH, देन OHH, HOH, HCOH, देन HCOH, देन CS2OH। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। अब इसके अंदर हमने कहा कि जब इसको गर्म किया जाएगा जल अणु निकलेगा, गामा इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो गामा इलेक्ट्रॉन कहां से बनेगा? कार्बोक्सिलिक समूह का क्या जाएगा? OH, क्लियर। और हाइड्रोक्सी समूह का क्या जाएगा? क्योंकि उसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आसानी से प्रोटॉन मुक्त कर देगा। तो ये कहां जाएगा? ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। गामा कार्बन का क्या गया? H। क्या निकल गया? ये निकल गया जल अणु, क्लियर। तो गामा इलेक्ट्रॉन बना, तो गामा इलेक्ट्रॉन जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ये CO, देन HCOH, देन OHH, देन HC, और ये आपके इलेक्ट्रॉन रिंग बन गई, देन HCOH, CS2OH बन गया। अब इस गामा इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया आपने? अपचित करवा दिया। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इसको सोडियम अमलगम से अपचित करवाते हैं तो अपचयन पर क्या प्राप्त होगा? एक H यहाँ और एक H यहाँ। ये लीजिए, बंद गए इलेक्ट्रॉन, किधर गए? रिंग क्या हो गई? ब्रेक हुई। तो रिंग कहाँ से ब्रेक होगी? यहाँ से। तो जब यहाँ रिंग ब्रेक होगी, रिंग को ब्रेक करा जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रेक हो जाती है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम अमलगम से अपचित करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, और टूट करके क्या हो जाएगा? चूंकि अपचयन प्रोडक्शन होगा तो इसका अपचित उत्पाद जो प्राप्त होगा कौन सा होगा? यहाँ H जाएगा, यहाँ भी H जाएगा, तो कंपाउंड क्या प्राप्त होगा? HCO, देन HCOH, देन OHH। अब आप तो जानते हो, मैं एक साथ ले लेता हूँ, ये हो जाएगा CHOH का होल ट्वाइस। स्ट्रक्चर बचाने के लिए कर रहा हूँ, ये लीजिएगा। 2 कार्बन यहाँ है, 3 4 5 और 6। क्या कंडीशन हुई? ये कहलाता है आपके D+ ग्लूकोज। किससे बना है? ग्लूकोनिक एसिड से। पहले बना क्या? एल्डोपेंटोस था, उससे क्या बना? उसका साइनोहाइड्रीन बना। साइनोहाइड्रीन का क्या करवाया? तनु क्षारीय तनु अम्लों से जल अपघटन करवाया तो एल्डोनिक एसिड प्राप्त हुआ। एल्डोनिक एसिड को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपचित करवाया तो आपको प्राप्त हो जाएगा एल्डोहेक्सोज। ये D+ ग्लूकोज प्राप्त हुआ किससे? एल्डोपेंटोस D+ अरेबिनोज से। मैंने यहाँ काम में लिया था अरेबिनोस। D+ अरेबिनोस से D+ ग्लूकोज की प्राप्ति हो गई, ठीक है। ये एक एल्डोहेक्सोज है। तो 5 कार्बन से 6 कार्बन वाला कंपाउंड, क्लियर। ये तो हमने इसके साथ क्रिया करवाई। अब मैं थोड़ा सा डिटेल्स में इस क्रिया को हटा देता हूँ, उस कंपाउंड की क्रिया देखता हूँ, उससे क्या बनेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ भी साइनोहाइड्रीन बना था, OH ग्रुप ध्यान रखना। सेकंड कार्बन पर OH किधर है? सेकंड कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड में। फिर हमने इसका तनु क्षारों से वही जल अपघटन करवाया, क्या बनेगा? एल्डोनिक एसिड। फिर इसको हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। एक जल अणु निष्कासन होकर क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। और इसका इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? देखिएगा, CO। सेकंड कार्बन पर यहाँ क्या है? OH बाईं तरफ है, HCOH। तीसरे कार्बन पर किधर है? अभी लिया था रेबिनोज में, किधर था? इधर, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वहाँ भी था। इसको एक बार क्लियरली मैं आपको शो कर देता हूँ, देखिएगा। ये लीजिएगा, यहाँ पर OH, H, देन OH, H, देन HCOH एंड देन HCOH, CH2OH। इलेक्ट्रॉन रिंग बन रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिंग ये बन गई। ये लीजिएगा, अल्फा कार्बोनिल समूह की निकटवर्ती अल्फा, बीटा एंड देन गामा। गामा कार्बन से क्या गया? हाइड्रोजन गया, और यहाँ से हाइड्रोक्सी समूह का, ये देखिएगा, यहाँ से OH गया, और यहाँ से कौन से नंबर के कार्बन का? 1 2 3 4, चौथे नंबर के कार्बन का। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के निकटवर्ती अल्फा, बीटा और गामा कार्बन से क्या जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा। OH ग्रुप बॉन्ड, OH जो होगा बॉन्ड वो ब्रेक होता है, वहाँ से H+ और यहाँ से OH- गया, H2O निकल गया, गामा इलेक्ट्रॉन बन गया। ये कहलाता है, देखो, मैनोनिक एसिड से ये इलेक्ट्रॉन बना है तो मैनोइलेक्ट्रॉन, और ग्लूकोनिक एसिड से बनता है तो ग्लूकोइलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब इसको हमने वही सोडियम अमलगम से इसको अपचित करवा दिया, Na+Hg। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम अमलगम से अपचित करवाएंगे तो अपचयन पर क्या होगा? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रेक होगी, एक H यहाँ और एक H यहाँ। क्या कंपाउंड आ गया? HCO, देन OHH, देन
OHH, HCOH, HCOH एंड देन CH2OH। लिखने के लिए हम इसको शॉर्ट करने के लिए, चूंकि HCOH आ रहा है ना, तो हम इसको कह देते हैं CHOH का होल ट्वाइस एंड देन CH2OH। ये हो गया आपके D+ मैनोस। ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के क्या है, एपीमर है, D+ मैनोस प्राप्त हो गया। तो ये था क्लियनी संश्लेषण। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रिकॉल कर दिया है, ये क्लियनी संश्लेषण था। तो याद क्या रहेगा कि क्लियनी संश्लेषण आरोहण की किसी निम्नतर एल्डोस को उच्चतर एल्डोस में परिवर्तित करने की विधि है, महत्वपूर्ण विधि है। क्लियनी संश्लेषण में एक सममित कार्बन, क्लियनी संश्लेषण में निम्नतर एल्डोस में उपस्थित सममित कार्बन का असममित कार्बन में परिवर्तन होने से, साइनोहाइड्रीन के बनने में असममित कार्बन में परिवर्तन होने से दो प्रकाशिक रूपों के बराबर बनने की संभावना बनी रहती है। इसलिए वहां एल्डोहेक्सोज जो बनते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के होंगे, दोनों एक दूसरे के एफीमर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स? ये था आपके क्लियनी संश्लेषण। रिपीट कर देता हूँ, क्लियनी संश्लेषण में निम्नतर एल्डोस को उच्चतर एल्डोस में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले इसमें HCN के मिश्रण के साथ निम्नतर एल्डोस की क्रिया से साइनोहाइड्रीन बनते हैं। चूंकि सममित कार्बन का इसमें असममित कार्बन में परिवर्तन होता है, इसलिए दो प्रकार के प्रकाशिक समूहों के बनने की बराबर संभावना बनी रहती है। अब बने हुए साइनोहाइड्रीन का हमने क्या किया, तनु क्षार व तनु अम्लों से जलवघटन करवाया जाता है। तो साइनोहाइड्रीन से क्या बनेंगे, वहां बनेंगे एल्डोनिक एसिड बनेंगे। बने हुए एल्डोनिक एसिड को जब गर्म किया जाता है तो जल अणु विलोपित कर वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिंग बनाते हैं। ठीक है, और बने हुए एल्डोलैक्टोन्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब उन्हें सोडियम अमलगम व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम अमलगम से किसी प्रबल अपचायक से अपचित करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रेक हो जाएगी, और उसके ब्रेक हो जाने से, अपचित हो जाने से कंपाउंड क्या बनेंगे, वहां आपके बनेंगे एल्डोहेक्सोज। ठीक है, एल्डोपेंटोस से मैंने एल्डोहेक्सोज बनाया है, एल्डोट्रेट्रोस से हम एल्डोपेंटोस का भी निर्माण कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्लियनी संश्लेषण। दूसरी विधि जो थी, तो ये मेरा पहला जो टॉपिक था वो पिछले वीडियो का रिकॉल किया। सेकेंड है मेरा साउडन मेथड सेकंड, जो आज का है वीडियो, इस पर मेथड सेकंड में आपके आ जाएगा साउडन मेथड। अब ये साउडन मेथड क्या था, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर यह विधि दी गई है, एक्चुअली में आरोहण की विधि है। इसमें होता क्या है, इसमें देखो कुछ नहीं होता है, इसमें कोई भी आप शॉर्ट में मैं कहूँगा, कोई भी आपने लोअर एल्डोस लिया और किसी भी लोअर एल्डोस को सिंपल वे में करना है, किसी भी लोअर एल्डोस को क्या करना है, मैथेनोलिक सोडियम मिथॉक्साइड की उपस्थिति में इसकी नाइट्रोमेथेन से क्रिया करवानी है। जब इसको नाइट्रोमेथेन के साथ संघनित करवाएंगे तो संघनित जो उत्पाद होगा, जो एडक्ट प्राप्त होगा यहाँ पे, उस एडक्ट को करना क्या है, उस एडक्ट को तनु अम्लों की प्रेजेंस में जलअपघटित करवा देना है। तनु अम्लों की प्रेजेंस में जब उसको जलअपघटित करवाएंगे तो वहां प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, हायर एल्डोस की प्राप्ति होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैं एक शॉर्ट मेथड बताया कि लोअर एल्डोस को मेथेनोलिक सोडियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में नाइट्रोमेथेन से विकृत करवाएंगे, संघनित करवाते हैं, और बने संघनित उत्पाद को जब तनु अम्लों के साथ जलअपघटित करवाया जाता है तो हायर एल्डोस की प्राप्ति होती है। अभिक्रिया मैं आपके सामने ले रहा हूं, हमने वही लिया, एक लोअर एल्डोस क्या लिया, एल्डोपेंटोस, वही हमारे पास ये साउडन मेथड है। तो हमने काम में लिया HCO, देन OHH, देन CHOH का होल ट्वाइस, देन CH2OH। 5 कार्बन है, 1 2 कार्बन ये हो गए, 3 4 और 5। ये आपके मैंने कोई एल्डोपेंटोस लिया, एल्डोपेंटोस समझ गए होंगे मैंने कौन सा लिया, अरेबिनोस लिया है। ठीक है, अब इसका हमने क्या करवाया, नाइट्रोमेथेन से क्रिया करवाई, मेथेनोलिक सोडियम मेथॉक्साइड, ये लीजिएगा, मेथेनॉल की प्रेजेंस में सोडियम मेथॉक्साइड आ गया। तो मेथेनोलिक सोडियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में इसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। तो मेथेनोलिक सोडियम मेथॉक्साइड की प्रेजेंस में जब नाइट्रोमेथेन के साथ इसको संघनित करवाएंगे तो क्या कंडीशन होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप क्या होगा। जो फर्स्ट कार्बन वाला जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन की ओर जब जाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिविटी के मान ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें तो कार्बोनिल कार्बन
पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी और कार्बोनिल ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस कंडीशन में हम नाइट्रोमेथेन का भी देखते हैं। नाइट्रोमेथेन में क्या होगा, CH2 एंड देन NO2। NO2 समूह इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कार्बन की ओर। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पर चार्ज क्या है, आंशिक ऋणावेश, और इस पर आंशिक धनावेश। ये H+ कहाँ गया, तो सबसे पहले जुड़ेगा कौन, नाभिक स्नेही। CH2NO2 जो होगा, इस नाभिक स्नेही का आक्रमण कहाँ होगा, कार्बोनिल कार्बन पर, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन। तो कंपाउंड क्या प्राप्त हो गया वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है, देखिएगा HCOH देन CH2NO2 देन OH H देन CHOH का होल ट्वाइस CH2OH। क्योंकि इसमें भी वही सममित कार्बन का असममित कार्बन में परिवर्तन हो रहा है, तो दो प्रकार के प्रकाशिक समवाय बनेंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब एक सममित कार्बन का असममित कार्बन में परिवर्तन होता है तो दो प्रकार के प्रकाशिक समवायों के बनने की बराबर संभावना बनी रहती है। तो यहां भी स्टूडेंट्स दोनों प्रकाशिक समवाय बन सकते हैं, जिसमें एक तो OH ग्रुप किधर देख रहे हो आप, और दूसरा कार्बन श्रृंखला के दाईं तरफ और दूसरे में बाईं तरफ। चूंकि एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी नाइट्रोमेथेन संगनित उत्पाद होगा, OHH देन CHOH का होल ट्वाइस CH2OH। ये दोनों ही नाइट्रोमेथेन संगनित उत्पाद की प्राप्ति, दोनों ही एडक्ट है। अब इनका क्या कर देते हैं, तनु अम्लों के साथ जल अपघटन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तनु अम्लों के साथ जब इसको जल अपघटित करवाएंगे, यहाँ भी इसको तनु अम्लों की प्रेजेंस में जब जल अपघटित करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा। दोनों ही एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, प्रकाशिक समवाय रूप है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। देख लेते हैं पहले एक दूसरे बार में। ये जो हमने कंपाउंड लिए थे ये दोनों ही एक प्रकाशिक समवाय रूप होते हैं, और एक इसमें डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लिवो भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ये दोनों डेक्स्ट्रो भी हो सकते हैं। क्योंकि ये तो क्या है, केवल जो प्लस माइनस जो साइन होते हैं, ये प्लस माइनस साइन तो केवल पर्टिकुलर इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं कि इसमें जो भी हमने कंपाउंड लिया उसके ध्रुवन तल को घूर्णित करने की दिशा किधर है, उसको दाईं तरफ घूर्णित किया जा रहा है या बाईं तरफ घूर्णित किया जा रहा है, ये इसमें देखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको किधर घूर्णित किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि ऐसे यौगिक के जलीय विलयन को प्रकाशिक विकिरणों द्वारा उसके ध्रुवन तल को दाईं तरफ घूर्णित किया जाता है तो वो क्या लाएगा, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। अगर वामावर्त दिशा में घूर्णित किया जाता है तो वाम ध्रुवन घूर्णक होगा वो कंपाउंड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब सबसे पहले मेथेनोलिक सोडियम मेथोक्साइड की उपस्थिति में नाइट्रोमेथेन के साथ जब निम्नतर एल्डोज को विकृत करवाते हैं तो सबसे पहले संघनित उत्पाद बनते हैं। बने संघनित उत्पादों का तनु अम्लों की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाया जाता है, जिससे कंपाउंड क्या बन जाएंगे, आपके एल्डो हेक्सोज। क्या निकल जाएगा यहाँ से, क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखिएगा अच्छे से। जब जल अपघटन करवाया जाएगा तो यहां से कंपाउंड जरूर बाहर जाएगा। कौन सा कंपाउंड बाहर जाएगा, बन सकता है कुछ। हम ये कहें कि इसमें परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन किस प्रकार से होगा वो भी हम देख सकते हैं। कि कार्बन तो हमने कितने जोड़े हैं, कार्बन कितने हो गए, यहाँ 6 कार्बन हो गए हैं। यहां 6 कार्बन हो गए, तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहां जब इस नाइट्रोमेथेन समूह को रिलीज किया जाएगा तो कंपाउंड यहां बनेगा, कार्बन तो एजिटिज रहेगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, जब इसको तनु अम्लों के साथ में इसको जल अपघटित करवाया जाएगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो एक्सेंस रूप में निकल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, यहां तो बनेगा आपके कौन सा, HCO एंड देन HCOH, OHH एंड देन CHOH का होल ट्वाइस CH2OH। एक तो ये बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वही HCO, OHH, OHH, CHOH का होल ट्वाइस
एंड देन CH2OH। एक तो बनेगा D+ ग्लूकोज और दूसरा बनेगा D+ मैनोज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेथड हो गया आपके साउडन विधि। तो साउडन विधि मैंने आज आपको बता दी है। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी आज हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपके सामने एक दिक्कत आ रही है, सर आपने डायरेक्टली नाइट्रोमेथेन को इसमें कन्वर्ट करवा दिया। तो देखो मैकेनिज पोर्शन है ना, मैं आपको इतना बता देता हूँ, अगर मैं इसमें मैकेनिज लगाने लग गया स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे मैं कर सकता हूँ क्योंकि इजी वे में है नाइट्रोमेथेन है, नाइट्रोमेथेन का हम करवाएंगे, जब जल अपघटन करवाएंगे तो प्रोडक्ट आपको लास्ट में यही प्राप्त होगा। बहुत ईजी वे में है कि ऐसा क्या कंपाउंड होगा, क्या होगा, वहाँ से उसका जल अपघटन करवाएंगे तो क्या कंपाउंड्स वहाँ से रिलीज हो सकते हैं, वो सारा डिपेंडेंट इस पर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या रिलीज होगा क्या नहीं होगा सब कुछ इस पर आएगा, क्योंकि सबसे पहले एक इसमें कन्वर्ट होगा। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, NO2 समूह निकलेगा, यहाँ आ जाएगा CH2H। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसके दोनों हाइड्रोजन्स मैंने ओपन कर दिए। इसके बाद में सिंपल वे में है ये आपके स्ट्रक्चर्स बताऊँ क्या को क्लियर करके। जो नाइट्रोमेथेन था ना, ये देखिएगा CH2 एंड देन NO2, जल अपघटन करवाएंगे HOH, क्या निकल गया HNO2, अस्थायी होता है चला जाएगा, फिर उसका और आगे ऑक्सीडेशन भी करवा देंगे तो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब OH ग्रुप यहाँ आ गया, मैं इस पहले कार्बन वाले पे कर रहा हूँ, तो इसके बाद क्या क्रिया होगी वो देखिएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, फिर इसका आगे हम क्या करवा देते हैं, इसको गर्म करेंगे या इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया जाएगा। तो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस में भी क्या कंडीशन हो जाएगी कि ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, H2 रिमूव करवा दी जाएगी यहाँ से, और कंपाउंड क्या आ जाएगा आपके एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, बताना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये था साउडन विधि। इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्लियनी संश्लेषण है। मैं पहले आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, साउडन विधि तो दी गई है लेकिन पूछी नहीं जाती। क्लियनी संश्लेषण, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्लियनी संश्लेषण मोर देन मोर बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नतर एल्डोस का उच्चतर एल्डोस में परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्लियनी संश्लेषण विधि है, जो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम मेथड यूज करेंगे कि मान लीजिए ये तो हमने निम्नतर एल्डोस को उच्चतर एल्डोस में परिवर्तित किया है, कोई ऐसा मेथड आ जाए जिसमें हमें क्या कन्वर्ट करवाना हो। अब कन्वर्ट किसको करवाना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए वहां कन्वर्ट करवाना पड़ जाए किसी निम्नतर उच्चतर एल्डोस को निम्नतर एल्डोस में कन्वर्ट करवाने की बात कही जाए, तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाएंगे, उसमें से कुछ मेथड आज आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमारा टॉपिक चेंज हो गया अब यहाँ पे। अब हम लेते हैं यहाँ से कि किसी उच्चतर एल्डोस का निम्नतर एल्डोस में परिवर्तन। उच्चतर एल्डोस का निम्नतर एल्डोस में परिवर्तन। देखो, उच्चतर एल्डोस का जब निम्नतर एल्डोस में परिवर्तन करवाते हैं उसके कई मेथड हैं। इसमें क्या करते हैं, ये कहलाते हैं अवरोहन। पहला आरोहण था, उसमें कम कार्बन परमाणु से अधिक कार्बन परमाणुओं वाले एल्डोस की प्राप्ति हो रही थी, वो आरोहण विधि थी। यहाँ उच्चतर का निम्नतर में, यानी अधिक कार्बन परमाणुओं वाले एल्डोस का निम्न कार्बन परमाणु वाले कम कार्बन संख्या वाले एल्डोस में जो परिवर्तन करवाएंगे तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाएगा, अवरोहण। तो अवरोहण की बहुत सारी विधि आ रही है, और अवरोहण की इन सभी स्टूडेंट्स को अभी कॉल करना जरूरी है। अवरोहण, अवरोहण के लिए हम बात कर लेते हैं। अवरोहण के लिए उच्चतर एल्डोस का निम्नतर एल्डोस में परिवर्तन। अवरोहण की विधि के अंदर हम फर्स्ट अगर मेथड देखें तो मेथड फर्स्ट मैं बताऊंगा कौन कौन से मेथड है। देखो, अगर हम मेथड्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे मेथड हैं अवरोहण के। जब किसी भी उच्चतर एल्डोस को निम्नतर एल्डोस में परिवर्तित करना हो तो उसके अंदर देखो एक मेथड काम में लिया जाता है रफ पद्धति, एक ली जाती है वाल निम्नीकरण विधि, और एक ली जाती है वीरमान विधि। तीन प्रकार के मेथड काम में लिए जाते हैं। हम सबसे पहले किस मैकेनिज्म को लूँ, तो मैं आपको ये ध्यान रखना, मैकेनिज्म पोर्शन यहाँ कम से कम लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी आगे ऐसी क्रियाएं आएंगी जब मैकेनिज्म बहुत सारी होंगी। आपको केवल स्टेप्स ध्यान रखने जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। जैसे सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा और सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है हाफमान ब्रोमाइड परीक्षण। पढ़ रखा है आप लोगों ने कि हाफमान ब्रोमाइड परीक्षण कौन देते हैं, किसकी क्रिया करवाई जाती है, वहां पढ़ रखा है ना। तो वहां पर क्या था, हाफमान ब्रोमाइड परीक्षण में एल्केनेमाइड्स की क्रिया देख रहे थे हम, कंपाउंड्स क्या बनता है, सारी चीजें वहां नोट कर रहे थे। वहां एमीन्स वगैरह के बारे में हम देख रहे थे। तो एमीन्स का प्राथमिक एमीन बनेगी, द्वितीय क्या तृतीय क्या है, हाफमान ब्रोमाइड परीक्षण क्या है, ब्रोमीन से क्रिया करवाई जाती है क्षारी। ठीक है, तो
हाफमैन ब्रोमोमाइड परीक्षण में इंटरमीडिएट के रूप में आपने देखा हो तो वहां बनता था RnCO, एल्किल आइसोसाइनेट। और एल्किल आइसोसाइनेट का जब हम क्षारीय जल अपघटन करवाते थे तो उस क्षारीय जल अपघटन पर या उसके क्षारों से क्रिया करवाते थे, क्षारों से क्रिया पर उसका अपघटन हो जाता था और उसके क्षारीय अपघटन पर हमें प्राप्ति होती थी प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट वहाँ कौन सा होता था, तो वो जनरल वे में हम बता देता हूँ कि वहाँ एक इंटरमीडिएट Rn जो CO बनता था तब इसका हम अपघटन करवाते थे। जैसे मान लीजिए मैं KOH काम में ले रहा हूँ तो क्षार के द्वारा जब इसका अपघटन करवाया गया तो क्षार के द्वारा अपघटन करवाने पर कंडीशंस क्या हुई वो आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिएगा, क्या निकल जाएगा, K2CO3 निकल गया और RnH2, 1 डिग्री एमीन की प्राप्ति हुई है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वहाँ एल्केनेमाइड से किसका निर्माण होता है, एल्केनेमाइड को जब क्षारीय नॉर्मल वे में हम कह देते हैं कि जब एल्केनेमाइड को हम क्षारीय ब्रोमीन के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो ब्रोमीन के साथ अभिकृत करवाने पर क्या होगा, या ब्रोमीन के क्षारीय जलीय विलयन के साथ अभिकृत करवाएंगे तो 1 डिग्री एमीन या एल्केनेमीन का फॉर्मेशन होता है और साथ में ये प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो बाहर निकल जाते हैं। तो वो हाफमैन ब्रोमोमाइड जो परीक्षण था, चूंकि उसमें एल्केनेमाइड्स को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसमें बता दिया आपको, अब तो बता सकते हो कन्वर्ट किस में करवाया जा रहा है। वहां सबसे पहले इंटरमीडिएट बनता था N ब्रोमो एल्केनेमाइड, ठीक है, और फिर हम आगे उसकी क्रिया करवाते थे तो वहाँ स्टेप्स में आता था आपके एल्किल आइसोसाइनेट, और एल्किल आइसोसाइनेट का परिवर्तन हुआ नाइट्रीन मध्यवर्ती भी बनते थे। मैं आपको पहले बोल देता हूँ वहाँ पे कि कौन कौन से मध्यवर्ती बनते थे, वो आपने देख रखे हैं। तो वहाँ पर जब हम आगे क्रिया करवाते थे तो आगे क्रिया के अंदर हमें एल्किल आइसोसाइनेट मध्यवर्ती बनता था। एल्किल आइसोसाइनेट जो इंटरमीडिएट बनता था उसके क्षारीय अपघटन पर ही हमें प्राप्ति होती थी एल्केनेमीन की। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, अभी क्रिया के अंदर एक स्टेप्स ऐसा आएगा कि जब मैं क्रिया करवाऊँगा और जब क्रिया करवाएंगे हम तो उस क्रिया के अंदर अभिक्रिया में सीधी सी बात है, जब सोडियम हाइपोक्लोराइड के क्षारीय विलयन के साथ जब हम अभिकृत करवाएंगे तो वहां क्या आ जाएगा, वहां प्रोडक्ट के रूप में एक इंटरमीडिएट से प्राप्त होगा, वो आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट होगा। आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट का जब क्षारों के साथ पुनः उसकी क्रिया करवाएंगे तो उसका अपघटन हो जाएगा और वहां पर हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी, कोई एल्डोस प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत सारे मेथड है, मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी पहले बता रहा हूं, क्योंकि मैकेनिज्म में स्टेप्स बढ़ जाएंगे और हमें ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़ना है, एपिमराइजेशन पढ़ना, लोब्रिदीवान वान एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी क्रियाविधि है मेन। तो यहाँ तो आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं जो आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। आपको सर ने पढ़ा दिया, फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया था, सेकेंड ईयर में सर चेंज हो गए थे, तो इस वजह से देखिएगा। तो अवरोहन में पहला मेथड हम काम में ले रहे हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आप जो कहेंगे मैं वीरमान विधि भी ले सकता हूं, मैं वाल न्यूनीकरण विधि भी ले सकता हूं, और हम दूसरा मेथड काम में ले सकते हैं जो कि मैंने बताया रफ पद्धति। देखो अगर रफ पद्धति काम में ली जाएगी तो रफ पद्धति में क्या किया जाता है, कोई भी आप निम्नतर, हमने कोई भी उच्चतर एल्डोस लिया, जब किसी भी एल्डोस को हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर तो जानते हो आप, जब ब्रोमीन जल के साथ अभिकृत करवाते हैं तो ब्रोमीन जल की उपस्थिति में क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डोस में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, और एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह की प्राप्ति होती है। तो जब किसी एल्डोस को ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकृत करवाया जाता है तो एल्डोनिक अम्ल योगोत्पाद रूप में बनते हैं, और एल्डोनिक अम्ल का फिर क्या करवाते हैं, बने हुए जो एल्डोनिक अम्ल थे उनको उनके कैल्शियम लवणों में कन्वर्ट करवा लिया जाता है। तो कैल्शियम लवणों में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करेंगे, किसी कैल्शियम साल्ट के साथ उसकी क्रिया करवा देंगे, कैल्शियम सल्फेट के साथ क्रिया करवा दी, XYZ जो भी आप ले रहे हो, या कैल्शियम एसीटेट के साथ क्रिया करवा दी, जो भी आप कंपाउंड काम में ले रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा कोई सा पर्टिकुलर। तो आप उसके क्या बनाएंगे, उसके सबसे पहले कैल्शियम लवण बना लीजिए, और कैल्शियम लवणों का फेंटेन अभिकर्मक के साथ जब अभिकृत करवाएंगे तो फेंटेन अभिकर्मक जानते हो, फेंटेन अभिकर्मक क्या है, फेरस सल्फेट व हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण फेंटेन अभिकर्मक। अभी आपने पढ़ा है रिसेंटली सेकेंड ईयर क्लास में एल्कोहल वाली यूनिट में, ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसकी उपस्थिति में क्या होगा, जब हम एल्डोनिक अम्ल के कैल्शियम लवण को फेंटेन अभिकर्मक के साथ अभिकृत करवाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और यहां कंपाउंड किसकी प्राप्ति हो जाएगी वो आप जानते हैं, यहां प्रोडक्ट प्राप्त होगा आपके निम्नतर एल्डोस, एक कार्बन परमाणु कम वाले एल्डोस की प्राप्ति होती है। देखिएगा तो मेथड जो हम पहला मेथड जो मैंने काम में लिया वो कौन सी है, रफ पद्धति, रफ मेथड। क्लियर, रफ पद्धति मैंने अभी बताया है कि इसमें कोई भी आप एल्डोस काम में ले लीजिए, जैसे मैंने एल्डोस काम में लिया कौन सा, अभी बताया मैंने, कोई भी एल्डो हेक्सोस लीजिए, एल्डो हेक्सोस लेंगे तो एल्डो पेंटोस एक कार्बन कम वाला बनेगा, एल्डो पेंटोस लोगे तो एल्डो टेट्रोस का निर्माण होगा। तो हमने काम में लिया
HCO, देन डायरेक्ट ले या स्टेप बाय स्टेप रोकूं? मेरे हिसाब से उचित रहेगा कि हम डायरेक्ट ना लें तो ज़्यादा बेटर है। सेकंड कार्बन की बात कर रहे थे, HCOH, देन OHH, देन CHOH का होल ट्वाइस, देन CH2H। कितने कार्बन है काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ये कोई एल्डोहेक्सोज है, वैसे तो पता चल गया कौन सा है। तीसरे नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, ग्लूकोज काम में लिया हमने, D+ ग्लूकोज। ये एक एल्डोहेक्सोज है। इस एल्डोहेक्सोज की क्रिया किससे करवाई? इसका ब्रोमीन वाटर से, इसके ब्रोमीन जल से क्रिया करवाई तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन जल के साथ अभिकृत करवाने पर ये ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीकरण पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, CHO क्रियात्मक समूह है ना, ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होगा तो एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? एसिड बनते हैं। तो कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ? COOH एंड देन HCOH, OHH, CHOH का होल ट्वाइस एंड देन CH2OH। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके स्ट्रक्चर्स आ जाएगी। अब इसका कैल्शियम लवण लेना है। ठीक है, कैल्शियम लवण के लिए कोई सा भी साल्ट ले सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट के साथ क्रिया करवा दिया, XYZ जो भी, हाइड्रोजन एक है तो कैल्शियम को हम जानते हैं द्विसंयोजी होता है। अब जब इसके साथ ही अटैच होगा तो हम क्या करेंगे? इसके दो अणु ले काम में, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ और प्रोसीजर क्या हो सकता है कि उसका आधा अणु ही काम में आ जाए। तो इसका हमने कैल्शियम साल्ट बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम सल्फेट का कितना मोल लिया मैंने? हाफ। अब कन्वर्ट क्या हो जाएगा? क्या निकल जाएगा? अब आप ये मत कह देना HSO4 निकल गया सर, निकलता तो H2SO4 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ क्रिया करवाई तो ये इसका कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा। इसके मोल कितने बढ़ा दूंगा मैं? 2। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं ले रहा, द्विसंयोजी होगा तो COO का होल ट्वाइस CA, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ये ध्यान रखिएगा। द्विसंयोजी, इसके 2 मोल लिए मैंने, कंप्लीटली सब में 2 मोल चलेंगे, डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या कह सकता था कि जब हम इसका कैल्शियम सल्फेट के साथ क्रिया करवाएंगे, इसका कैल्शियम लवण बना लिया, अगर एक ही मोल काम में ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, HCOH एंड देन OHH, CHOH का होल ट्वाइस एंड देन CH2OH। देखिएगा, इस मैंने हाफ लिया है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट का हाफ मोल ही लिया है। ठीक है, तो मैंने 1 मोल लिया है इसका, तो मैं उसका आधा ही मोल लूंगा, कैल्शियम का आधा परमाणु लूंगा। अगर मैं इसके 2 मोल लूंगा तो कैल्शियम का 1 परमाणु काम में ले सकता हूँ, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कैल्शियम कैसा है? Ca2+ आयन देता है। ये क्या बनाएगा? CaSO4 का हम ये भी कह सकते हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते कि CaSO4 का Ca2+ देन SO4 2- में होगा। अब ऐसा तो कर नहीं सकते Ca एंड देन CaSO4, ऐसा नहीं देख सकते हैं। क्लियर? द्विसंयोजी होगा, वो रिलीज करने के ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कहाँ जाएगा? HSO4 पे जाएगा, Ca2+ देन HSO4, चूँकि उस पर 2- था तो HSO4- बनाएगा वो। अब HSO4- बनाया तो फिर क्या होगा? यहाँ पर Ca2+ आएगा, तो Ca2+ भी अगर मैं ले सकता हूँ तो वो इससे अटैच्ड में रहेगा। इसी आयन का लवण बनेगा तो इसके संदर्भ में कौन सा रहेगा? Ca2+। ठीक है, मैं इसका हाफ मोल भी यूज कर सकता हूँ अगर इसको मैं जोड़ूंगा एडप्ट के रूप में तो भी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास में पार्टिकल्स आ जाएगा। क्योंकि मैं अगर इस पर नेगेटिव चार्ज के रूप में लूंगा तो इस पर 2- नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तभी तो लिंक होगा, ऐसे थोड़ी होगा भाई। बंद का 1 इलेक्ट्रॉन था, जब इधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज 1 ही तो आएगा, 2- थोड़ी आएगा। तो इसलिए मैंने हाफ मोल लिखा उसका। और इसका हमने क्या करवा दिया? फेंटेन अभिकर्मक से ऑक्सीडेशन। फेंटेन अभिकर्मक लिया Fe2+ देन H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फेरस सल्फेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण फेंटेन अभिकर्मक कहलाता है। इसकी उपस्थिति में ये ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? कैल्शियम अलग हो जाएगा, CO2 निकल जाएगी और इसके अलावा क्या निकलेगा देखते हैं। CO2 रिलीज होगी, कैल्शियम चलाया गया। अब एक्चुअली में बना क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तोड़ा, ये बनाया, देन ये हटाया।
ठीक है, कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ से समूह रिलीज होगा तो ऑक्सीडाइज करवाएंगे, तो जब समूह ये तो पहले चला गया CO2 तो चला गया, Ca भी हट गया, तो उस कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी पर अगर हम बात करें तो कोई तो समूह जुड़ेगा। तो यहाँ से चाहेंगे इलेक्ट्रॉन HCO एंड देन Ca, पहले कैल्शियम फॉर्मेट बाहर निकलेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, वहाँ से CO2 निकल जाएगी फिर एंड देन Ca। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो आप अलग कर दीजिएगा। कंपाउंड क्या बना, ब्रेक होगी, ये ध्यान रखना, यहाँ से ब्रेक होगा, कंपाउंड क्या बनेगा, ये मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा ये बनाया, ये हटाया, और यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी, और हाइड्रोजन आपको ध्यान है किस रूप में निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु, जबकि हमने 2 लिए हैं काम में, तो यहाँ से रिमूव होगा H2 एंड देन ऑक्सीजन। इसके 2 मोल लेने हैं आपको, तो 2CO2 देन H2, ये रिमूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा है, मैं पहले बोल चुका हूँ इस बारे में। यहाँ से CO2 रिलीज है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये बनाएगा HC डबल बॉन्ड O देन OH H CH OH का फुल ट्वाइस देन CH2OH। अब इसमें देखिएगा कि कार्बन कितने 1 2 3 4 एंड देन 5 कार्बन वाला है, ये कहलाएगा आपके पेंटोस, तो ये कहलाएगा एल्डो पेंटोस। एक कार्बन कम वाले एल्डोस की प्राप्ति होती है मूल एल्डोस से, तो मूल एल्डोस से एक कार्बन कम वाला एल्डोस प्राप्त होता है। तो अवरोहन किस विधि को कहा जाता है, रप पद्धति। रप पद्धति में किसी भी एल्डोस को, उच्चतर एल्डोस को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करवाते हैं, जिससे उसके क्या बनते हैं, एल्डोनिक एसिड प्राप्त होते हैं। बने एल्डोनिक एसिड के कैल्शियम लवणों से क्रिया करवाई जाती है, जिससे उसके कैल्शियम साल्ट बनते हैं, एल्डोनिक अम्ल का कैल्शियम साल्ट बनता है। फेंटेन अभिकर्मक से ऑक्सीकृत करवाने पर किसकी प्राप्ति होती है, एक कार्बन कम वाले निम्नतर एल्डोस की प्राप्ति होती है। ये थी रफ पद्धति। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा। तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो ध्यान रखना, अपने व्यू जरूर डालिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। और मैंने ये देखा कि आप लाइक्स वगैरह नहीं करते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं करते हैं। इतना तो होना चाहिए कि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप करिएगा। मैंने पहले बोल चुका हूँ मैकेनिज्म पोर्शन यहाँ यूज नहीं करना है। अगर आपने मैकेनिज्म यहाँ पोर्शन यूज कर दिया स्टेप्स बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। बाकी कल जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्ट निम्नीकरण विधि वगैरह सब आपको बताएंगे। तो धन्यवाद यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए।